लास्ट टाइम हमने दावा सामान जहेज़ में मर्द हज़रात की तरफ से क्या डिफेंस लिया जा सकता है, इस मौजू पर बात की थी। आज हम मर्द हज़रात की तरफ से दावा ख़र्चा या जिसे सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं, उसमें मर्द हज़रात क्या डिफेंस ले सकते हैं और उनको कैसे अपने जवाब दावे को तैयार करना चाहिए, इस मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आज हम बात करते हैं कि जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस होता है, जिसे कि दावा ख़र्चा या दावा नामो निफ़्का भी कहते हैं, उसके मुतल्लक मर्द हज़रात क्या पॉसिबल डिफेंस ले सकते हैं, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जब भी आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस का जवाब दावा तैयार करें, तो उसमें जो खातून ने अलज किया होता है कि आपकी माहाना आमदन जो है वो 2 लाख है, 3 लाख है या जो भी है, उसके मुतल्लक आपने उसका जवाब देना होता है कि असल में आपकी माहाना आमदन जो है वो खातून के कहने के मुताबिक इतनी नहीं है, बल्कि वो इतनी है। और ना सिर्फ जो है वो आप उसको रिबट करें, बल्कि उसके जवाब में आप बताएं कि आपकी अगर तो आपकी तनख्वाह है तो बताएं कि मेरी साल माहाना तनख्वाह इतनी है। और अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हैं कि जो शो कर सके जी मेरी ये माहाना तनख्वाह है, तो फिर आप जहाँ पर भी मुलाजिम हैं वहाँ का सर्टिफिकेट लें, उस इदारे का सर्टिफिकेट लें या उस शख्स का सर्टिफिकेट लें जिसके तहत आप काम करते हैं कि जी ये शख्स जो है हमारे पास ये जॉब करता है और उसकी इतनी पे है। इसके साथ साथ जो है वो आप ये भी अपने जवाब दावे में लिखें कि आपके डिपेंडेंट कितने हैं। उन डिपेंडेंट में आपके जो है वो वालिदैन आ सकते हैं, आपके छोटे बहन भाई आ सकते हैं, और उनका माहाना या रोज़ाना का ख़र्चा कितना है आप वो भी उसमें जो है मेंशन कर सकते हैं। ब्रीफली ब्रीफली मेंशन करें, क्योंकि जब आप इस दावे का जवाब देंगे तो जवाब के साथ जो है वो आप एक अलहदा से अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स जो आप माहाना तौर पर करते हैं उनकी आप बाकायदा लिस्ट बना करके लगाएंगे, और उस लिस्ट में आप अपने डिपेंडेंट्स का बता सकते हैं कि वालदेन की मेंटेनेंस पे आपका कितना खर्चा होता है। इसके अलावा आपके छोटे बहन भाई हैं, उनकी मेंटेनेंस पे आपका कितना खर्चा होता है। अगर आपका मकान किराए का है तो आप कितना किराया देते हैं माहाना के तौर पे, और अगर साथ में जो बिजली है, सुई गैस पानी के बिल हैं, वो कितने आप पे करते हैं। इसके अलावा जो आपके डेली के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी ग्रॉसरीज वगैरह हैं, वो माहाना जो है वो उनकी कितनी कीमत बनती है या मालियत बनती है। तो ये सारा कैलकुलेट करके उसके बाद फिर आप बता सकते हैं तफसीली जो है आपने जो लिस्ट साथ लगानी है उसमें इतने एक्सपेंडिचर्स या इतने खर्चे कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास माहाना इतनी रकम बचती है, इसमें से मैं अपने बच्चों को या बीवी को मैं इतने रकम जो है वो माहाना के तौर पे उनको मेंटेन कर सकता हूँ या उनको अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप जवाब दावे के साथ लिस्ट अटैच करते हैं अपने अखराजात की, तो जब आपकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स का वक़्त आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट, तो कोर्ट जो है वो आपके जवाब दावे को भी देखती है, उसके साथ जो आपने लिस्ट अटैच की होती है अपने एक्सपेंशंस की, अपने एक्सपेंडिचर्स की, उसको भी देखती है। तो उसके मुताबिक आपके इश्यूज वगैरह फ्रेम हो सकते हैं, या अगर नहीं हुए तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके इशू फ्रेम करवा सकते हैं। इश्यूज फ्रेम होने के बाद और मुदैया जो होती है, जो प्लेंटिफ है, खातून है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर आपकी बारी आती है कि आपने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होती है। वो जो है वो स्टेटमेंट एफिडेविट की सूरत में भी हो सकती है, या आप पर्सनली और आपके विटनेसेस जो आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस अपने जवाब दावे के साथ लगाई होती है, उनके मुताबिक आप अपने विटनेसेस को कोर्ट में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। या अगर कोर्ट कहे कि जी ठीक है आप इनके एफिडेविट्स जो है कोर्ट में जमा करवाएं, तो आप उनके अपने विटनेसेस के भी और अपने भी जो एफिडेविट्स हैं वो कोर्ट में जमा करवा देते हैं। तो वो जो आपके एफिडेविट्स होते हैं वो असल में आपकी जो रिटन स्टेटमेंट थी, यानी जो आपका जवाब दावा था, उसके मुताबिक होने चाहिए। उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पे कोई और बात की है तो अपने एफिडेविट्स में कोई और बात कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोर्ट इसकी इजाज़त देती है, ना ही लॉ इसकी इजाज़त देता है। यानी जो आपकी रिटन स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक आपके एफिडेविट्स होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। जो आपने वहाँ पे जवाब दावे में आपने जो क्लेम किया था या जो आपने डिफेंस लिया था, वही आपने सारा जो है वो अपने एफिडेविट्स में लेना होता है।
وہ پھر آپ نے جو ایفیڈیوٹس جمع کروانے ہوتے ہیں کورٹس میں، اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جواب دعوے کے ساتھ ایک لسٹ آف ایکسپینڈیچرز ساتھ لگائی ہے، جو میں مہینے کے میرے اخراجات ہیں، اس کو آپ اپنے ایفیڈیوٹ میں بطور ایگزبٹ لکھ سکتے ہیں، بطور اینیکسر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس ہوتا ہے، اس میں آپ نے خاتون کے جو بھی اس کے فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ کراس ایگزامینیشن میں آپ نے اس سے کویشچن کرنے ہوتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، یا بچوں کے اخراجات جو ہے اگر آپ کے نالج میں ہے کہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کی فیس وغیرہ کتنی ہے، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی آمدن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، جو ایک مدعیہ نے ایک بڑھا چڑھا کر اگر خدا نخواستہ وہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ ان میں سے آپ نے کون کون سے جو اخراجات ہیں ان کو ریبرٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے مدعیہ کی اس پلینٹ یعنی اس کا دعویٰ سامنے رکھ کر کے اور اپنا جواب دعویٰ تیار کرتے ہوئے بھی یہ ساری چیزیں آپ نے سامنے رکھ کر کے جو ہے اپنے کیس کو پلیڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے کیس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے۔ باقی جواب دعوے میں آپ کو ڈیٹیلز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی صبح ناشتے کا میرا اتنا خرچہ ہے، دوپہر کے کھانے کا اتنا خرچہ ہے، شام کے کھانے کا اتنا خرچہ ہے۔ آپ سمپلی ڈیلی جو آپ کے روٹین کے اخراجات ہوتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کہ جی میرا ڈیلی کا یہ خرچہ ہے، جو کہ اگر ملٹی پلائی کریں 30 ڈیز پہ تو اتنا بنتا ہے۔ سمپلی آپ نے جواب دعوے میں اتنا ذکر کر دینا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایٹ دا ٹائم آف کراس ایگزامینیشن آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ جناب میرے یہ خرچے ہیں، میرے یہ ڈپینڈنٹس ہیں، ان پہ میں اتنے خرچے کرتا ہوں، یا اگر میں نے کوئی گاڑی قسطوں پہ لی ہوئی ہے تو اس کی اتنے اس کے ماہانہ یہ اس کی میں قسط ادا کرتا ہوں، یا اور اگر کوئی اس طرح کے اگر آپ فرض کیا اپنی کوئی چیزیں قسطوں پہ لی ہوئی ہیں تو آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے فلاں فلاں چیز جو ہے وہ قسط پہ لی ہوئی ہے، اس کی میں اتنی قسط پے کرتا ہوں۔ تو یہ وہ سارے آئیڈیاز جو ہے وہ اپنا اس پہ آپ ورکنگ کر کے تو اپنا جواب دعویٰ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لسٹ آف یور ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ آپ انیکس کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے بیان میں یا اپنے بیان حلفی جو آپ دیتے ہیں اس میں ایگزبٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سی بات کرنی تھی آج اس موضوع پر کہ جب سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس الاؤنس ہو تو پھر مرد نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنا ڈیفنس تیار کرنا ہے اور کون کون سا ڈیفنس اس میں لینا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔